जगे दिन रात वो पहरा भी दे दुर्गम ठिकानों पर। कभी अंबर कभी जल थल का जिम्मा है जवानों पर। मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा। मगर है हौसला उनका किसी चट्टान के जैसा। नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर। नहीं है टूटता जो सम विषम के तापमानों पर। जुड़े हुए सभी दर्शकों को नंदिनी श्रीवास्तव का बहुत बहुत प्रणाम और 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। हम बहुत खुश हैं कि आज हम 74वां स्वाधीनता दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हाँ, कुछ बंदिशें हैं इस बार कोरोना की वजह से, और मुझे लगता है कि 8-10 सालों से तो सोशल मीडिया पे हम अच्छे से मना ही रहे हैं इसको। लेकिन मुझे लगता है कि इस वर्ष जितनी खूबसूरती से, जितनी उपयोगिता से सोशल मीडिया का उपयोग आज के दिन हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी स्वतंत्रता दिवस में। सब घर में रह करके बंदिशों के साथ ही और अपनी अपनी बातों को सोशल मीडिया पे कह करके ही स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। वो सामाजिक दूरी बनी हुई है। मैं नंदिनी श्रीवास्तव आज आप सबके बीच फिर आपकी बात नंदिनी के साथ के इस एपिसोड में हाजिर हूं। 3 शहर के 3 बड़े कवि वो जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा पढ़ते हैं और जो अच्छा बोलते हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। आप सब उनसे रूबरू हो चुके होंगे, आपने उनकी कविताएं पढ़ी होंगी, उनको सराहा होगा। पर आज के इस एपिसोड में, इस कड़ी में, हमेशा की तरह हम उनकी यात्राएं जानेंगे, उनके साहित्यिक यात्राएं, उनके संघर्ष को जानेंगे, उनके भविष्य की क्या योजनाएं हैं साहित्य के प्रति, समाज के प्रति, ये जानेंगे, और उनकी कहानी उनकी ही जुबानी। तो मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के पहले कवि भूपेंद्र राघव जी। भूपेंद्र जी मूलतः बुलंदशहर के अटेरना से आते हैं और गाजियाबाद में निवास करते हैं। अपने परिवार के साथ यहाँ निवास करते हैं। एक निजी कंपनी में एक अच्छे पद से कार्यरत है। भूपेंद्र जी की कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको दिनकर जी तो कभी निराला जी की याद आ जाएगी, कभी छायावादी कविता की याद आती है, कभी देशभक्ति की लगती है, कुछ दोहों में रीतिकाल से लगता है। और या राघव जी कई वर्षों से लगातार कई गोष्ठियों, मंचों और सम्मानों से अलंकृत है। तो मैं अपने इस शो में उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार नंदिनी जी आपका। सिटी अपडेट के समस्त श्रोताओं को, समस्त दर्शकों को मैं इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं इस लाइव सत्र के दौरान। और आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया है उसमें आपकी एक कवित्व भी झलकती है कि एक अतिशयोक्ति का इस्तेमाल, अतिशयोक्ति का प्रयोग आप बखूबी करते हैं। तो खैर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, आप इस स्नेह का ऋणी हूं जी बहुत जी, स्वागत है आप बहुत सभी का। शुक्रिया। बात को आगे बढ़ाएंगे और सिटी अपडेट चैनल का, प्रवीण कौशिक जी का ये जो कार्य है बहुत पुनीत कार्य है कि हम सबके पर्दे के पीछे की जिंदगी को दुनिया से रूबरू करा रहा, और मैं इस बिल्कुल। जरिया बन गई हूँ, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी हूँ। तो इसी भाग्य में जोड़ते हुए एक और कवि को मैं अब बुलाती हूँ। उनका नाम होता है मनीष श्रीवास्तव बादल। मनीष जी मूलतः बनारस के रहने वाले हैं। उनकी पैदाइश, पढ़ाई लिखाई सब बनारस से हुई। वो एमबीए हैं और अपने परिवार के साथ भोपाल में निवास करते हैं। वहां पे बखूबी जमे हुए हैं एक व्यवसायी के रूप में पिछले 3 वर्षों से। मनीष जी
अपने दोहे व गजल की वजह से जाने जाते हैं। वैसे तो ये मुक्तक, छंद, गीत सब कहते हैं। दूरदर्शन, आकाशवाणी, कई अन्य टीवी चैनल, कई पत्र पत्रिकाओं में समय समय पे मनीष जी का बादल के रूप में अवतरण हुआ है। तो मैं अपने इस शो में मनीष जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हार्दिक बधाई मनीष। जी नंदिनी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और सभी लोगों को, जो लोग इस मंच से जुड़े हैं, उन सभी लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कुछ तारीफ मेरी ज्यादा कर दी, मुझे ऐसा लगता है। हम सभी लोग, मुझे ऐसा लगता है साहित्य एक ऐसा फील्ड है कि कभी भी सीखने की उम्र खत्म नहीं होती है। इंसान हमेशा सीखता रहता है किसी न किसी से। तो अभी उसी स्टेज पे मैं अपने आप को मानता हूं। मैं सीख रहा हूं अभी लिखना, और लोगों का स्नेह मिलता है तो अच्छा लगता है। लोगों के शब्द और ज्यादा उत्साहित करते हैं अच्छा लिखने के लिए। तो आज आपके साथ जी हम बैठेंगे बिल्कुल और 1 घंटे बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। और हमारे जो अगले कवि, वो माया नगरी मुंबई से हैं। उनका नाम होता है देवदत्त देव जी। मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देवदत्त जी मूलतः उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैं, परंतु उनकी पैदाइश, उनके शिक्षा दीक्षा सब जो है वो किस शहर में हुई, मेरे दिमाग से उतर जा रहा है। देवदत्त जी खुद बताएंगे अभी। बुलंदशहर से हुई शायद। मोदी नगर और से, मोदी नगर गाजियाबाद, मोदी मोदी नगर नगर, गाजियाबाद। जी मोदी नगर गाजियाबाद। जी देवदत्त जी, अभी बात हुई पर दिमाग से निकल गया, क्षमा। मोदी नगर गाजियाबाद में जो देवदत्त जी की पैदाइश है, वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा है। और देवदत्त जी मुंबई में पिछले कई वर्षों से व्यवसायी की तरह वहां पे स्थित हैं, अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। बहुत सारे बड़े मंचों पे, टीवी चैनल्स पे देवदत्त जी अपने गीत गजलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी कई पुस्तकें भी आ गई हैं जो वो अपने परिचय में आपसे रूबरू कराएंगे। और आप उनको सुनेंगे तो आपको कभी लगेगा कि देश का युवा बोल रहा है, कभी लगेगा कि देश का कोई बुजुर्ग बोल रहा है। उनकी कविताएं जो हैं वो दोनों जो जनरेशन के गैप हैं, दोनों पीढ़ियों के बीच के जो अंतर है उसको पाटती हैं। मैं उनका बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आप सभी को, भूपेंद्र जी को, मनीष जी को और आपको नमस्कार करता हूं, और पूरे देश के लोगों को और सिटी अपडेट के दर्शकों को, श्रोताओं को सबसे पहले 15 अगस्त जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, उसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग बातचीत करेंगे 1 घंटे आपसे, और बातचीत में बहुत सारी बातें निकलेंगी, थोड़ी कविताएं भी होंगी। और मैं चाहता हूं कि लोगों को मजा आए, और आप कार्यक्रम शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे एक आमंत्रण पे यहाँ आए इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने। बात शुरू करते हैं मनीष जी से कि मनीष जी, बनारस से लेकर के भोपाल तक का सफर, और इतने इतने सधे हुए शिल्प में, भाव में, गीतों, गजलों, दोहों का सृजन, और परिवार की भी जिम्मेदारियां, अपने यात्रा पे प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ। वाराणसी, बनारस, काशी सब एक ही नाम है। और मैंने एमबीए किया है, तो अलग अलग कॉर्पोरेट लाइफ में था। मैं अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग शहरों में बंजारों की तरह नौकरी करता था। और इस दौरान दिल्ली होते हुए, फिर इलाहाबाद होते हुए, फाइनली मैं भोपाल आया और भोपाल में बस गया। और मैं यहाँ पे वोडाफोन कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ पोस्टपेड हेड। फिर मैं प्रमोट होकर रिटेल हेड हुआ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि जो साहित्य बनारस में, कहते हैं कि बहुत बड़ा साहित्य का गढ़ है बनारस, और वो साहित्य कहीं ना कहीं मुझे विरासत में जैसे मिली हुई थी। लेकिन वो छूट गया मेरे कॉर्पोरेट लाइफ के वजह से। लिखना पढ़ना बंद हो गया, तो एक मन में तड़प सी होती थी। तो मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा कि जब मैंने एक पिक्चर आई थी 3 इडियट्स, आमिर खान की मूवी थी, मैं उसको, वो भाव हमारे अंदर शुरू से था, लेकिन वो पिक्चर ने उस भाव को और ज्यादा मतलब बाहर निकाला मेरे, कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या था, मैं कर क्या रहा हूं। और उसके बाद से मैं सोचता था कि मुझे साहित्य को समय देना चाहिए, कुछ ऐसा काम करूं कि अपना काम भी चले, रोजी रोटी भी चले, और साथ साथ में मेरा लिखना भी चलता रहे। जो कि मैं 12-13 घंटे की ड्यूटी करता था वोडाफोन में, तो लिख करके डायरी में रख दिया।
वो भी सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आपने लिखा, डायरी में रख दिया, जब हम लोगों के बीच में जाके पढ़ते हैं उसको, जब ऐसे संगत में बैठते हैं जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो उसमें आलोचना भी होती है। मैं आलोचना का बहुत पक्षधर हूं। जब आलोचना होती है तो आपको आपकी कमियां भी पता चलती है और सुधार होता है। तो अगर आज लोग कहते हैं कि मैं गजल अच्छी लिखता हूं, लोग कहते हैं दोहे अच्छे होते हैं मेरे, तो मैं इसका श्रेय केवल और केवल आलोचना को देना चाहूंगा कि मुझे बहुत आलोचना किया गया कई जगहों पे, और मैंने उससे सीख करके सुधारा उसको, और भोपाल में आज की डेट में अपना बिजनेस कर रहा हूँ और साथ में लिख रहा हूँ, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमको पसंद करते हैं लोग, सोशल मीडिया का समय आज तो उनको कभी निराशा ना हो, इस हिसाब से प्रयास करता रहता हूँ। नहीं, आपका प्रयास जो है वो बहुत सफल है और कोई निराश नहीं हो सकता आपको पढ़ के। आप सच में बहुत अच्छा लिखते हैं और ये सब तीनों कवि बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं जो भी श्रोता इस पे जुड़ रहे हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सबसे कहती हूँ कि आप, मैंने टैग किया है अपने पोस्ट में, आप इनके फेसबुक लिंक पे जाएंगे, जब प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप सच में देखेंगे कि सच में ये 3 बड़े कवि हैं आपके साथ। बात करती हूँ भूपेंद्र जी से। भूपेंद्र जी, किसी लोगों को नहीं पता होगा, भूपेंद्र जी मेरे पड़ोसी हैं, 150 मीटर की दूरी पे रहते हैं और हम बहुत सारे गोष्ठियों में मिल चुके थे। फेसबुक पे बहुत सालों से दोस्त थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि 150 मीटर की दूरी है। एक दिन मैसेंजर पे बात हुई, आप कहाँ रहते, इन्होंने बताया यहाँ, आप कहाँ रहती, मैंने बताया यहाँ। है, ये तो 150 मीटर की दूरी है, और हमें पता ही नहीं था हम इतना नजदीक रहते हैं। तो भूपेंद्र जी, इनकी पत्नी, इनके बच्चे तो पारिवारिक है, और इनको बहुत करीब से मैंने देखा, इनकी लाइफ को बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। इतना व्यस्त कि कभी मैं अगर कुछ कहूँ कि भूपेंद्र जी जरा ये दोहा ठीक करिएगा, तो 3 दिन बाद वो सीन होता है। इतने व्यस्त रहते हैं ये तो। और जो है भूपेंद्र जी, जो है क्या बोलते हैं, आपका बुलंदशहर अटेरना से शुरुआत, और फिर गाजियाबाद में निवास, परिवार, बच्चा, प्राइवेट नौकरी, और इतना उच्च कोटि का सृजन, लेखन, उसके बाद भी एक्टिव, सक्रिय हैं आप पत्रिकाओं में, गोष्ठियों में, मंचों पे। कितना चुनौतीपूर्ण है, कुछ यात्रा बताइए अपने दर्शकों। जी नंदिनी जी, वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो होता है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली है, आज की जो व्यस्तता है और जो भागम भाग की जिंदगी है, वो बहुत बदल चुकी है। पुराने, अगर मैं इसको तुलनात्मक दृष्टिकोण में देखूं पुराने समय के हिसाब से, तो क्योंकि देखिए एक जीविका भी अपनी चलानी है, साथ साथ में अपने जो हमारा जो अंदर का कवि है उसको भी हमें लेके आना है, क्योंकि वही बस रह गया है कि पुराने समय में तो ऐसा होता था कि आउटडोर गेम्स जितने होते थे, जैसे वॉलीबॉल खेलने चले गए, फुटबॉल खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, वो सब खत्म हो गया शहरों में आके। अब यहाँ से सुबह 9 बजे से निकलना होता है, रात्रि को पता नहीं कि कब आएंगे, क्योंकि मेरी तो नौकरी भी इस तरह की है कि मार्केटिंग और सेल्स का मेरे पास पूरा अधिकार है। यूपी और उत्तराखंड का एरिया में देख रहा हूँ। तो व्यस्तता तो है, अधिकतम व्यस्तता है, और इसी में से समय निकालना है। तो चुनौतीपूर्ण है, काफी कुछ चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी ये है कि ईश्वरीय कृपा से और माँ की कृपा से जो कुछ भी सृजन होता है, आप लोगों के स्नेह से वो सब होता रहता है। और मैं अपने लेखन के अगर विषय में कहूँ तो इसका जो सिलसिला शुरू हुआ, मैं करीब 10वीं 11वीं क्लास में पढ़ता था उस वक्त, तब से ये शुरू हुआ। उन दिनों एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम तो मुझे सही तरह से याद नहीं है, लेकिन उसमें गाना हुआ करता था कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। साजन। तो हाँ, साजन फिल्म आई थी, और ये जो गीत था उसके अंदर, मेरा एक दोस्त था जो शायद 11वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ता था, कहता था कि वो मेरे उस दोस्त के किसी दोस्त के दोस्त ने लिखा है, ऐसा कुछ उसने मुझे बताया था कि इस तरह से गीत लिखे जाते हैं फिल्मों में। तो हमें कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी इस विषय पे। बस उस दिन से, हालांकि उससे पहले भी मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता था। मेरे पिताजी जो थे, उनसे कई बार मैंने कविताएं लिखवा के, और 15 अगस्त के या 26 जनवरी के दिनों पे जो स्कूलों में प्रतियोगिताएं होती थी उसको जाता था। तो मेरे पिताश्री मुझे लिख के दे दिया करते थे इस तरह की कविताएं। लेकिन मैंने जो अपना लिखना प्रारंभ किया वो उसी दौर से शुरू किया, लगभग 11वीं क्लास में मैं था। और उस गाने को जब उसने कहा कि ये किसी उसके दोस्त के दोस्त ने लिखा है, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा हुई कि चलो हम भी कोशिश करते हैं।
तब कुछ पैरोडी टाइप जी। इस तरह के गीत मैंने लिखने शुरुआत की मैंने। और अच्छा। हालांकि वो फिल्मों का दौर था और फिल्मों की तर्ज पर वो लिखना मेरा शुरुआत हुई। पर बाद में लगभग हाँ। करीब 8-10-12 साल बाद मैं जब दिल्ली आ गया तो सन 2007 में एक ऑनलाइन पत्रिका थी हिंदी युग्म, उसके लिए हम कुछ दोस्तों ने शुरुआत की और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। उस वक्त यूनिकोड आया था। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे इस तरह के एप्लीकेशंस आ गए हैं कि उनसे हिंदी लिखना बड़ा सरल हो गया है। लेकिन उस वक्त कंप्यूटर में हिंदी प्रतिस्थापन का सिर्फ यूनिकोड ही एक जरिया था। अन्यथा उससे पहले कृति फॉन्ट्स वगैरह और ये जो लिपियां होती थी उस तरह से लिखना पड़ता था, लेकिन वो बड़ा पेचीदा था, बड़ा टिपिकल हुआ करता था। तो यूनिकोड को हमने पूरे मतलब हिंदुस्तान का मैं कह सकता हूं कि पूरे राष्ट्र लेवल पे हमने उसको एक शुरुआत की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदी से जोड़ा जाए, और बहुत सफल हुए उसमें। हमने बहुत लोगों के कंप्यूटरों में उनके घर जा जाके हिंदी का वो यूनिकोड इंस्टॉल किया, किसी तरह से लोगों को सिखाया कि हिंदी कैसे लिखते हैं कंप्यूटर पे। तब से ये लिखने का दौर शुरू हुआ और तब उस ऑनलाइन पत्रिका जो हिंदी की हम चलाया करते थे उस पर बृहस्पतिवार या बुधवार को इस तरह से दिन निर्धारित थे कि किस कवि की बच्चों के लिए कविताएं आनी है या बड़ी कविताएं आनी है, किस तरह की कविताएं आनी है। तो उस दौरान से मेरा फिर साहित्य लेखन लगातार शुरू हुआ, जिसमें बाल साहित्य काफी कुछ लिखा गया। और उसके बाद जैसी कविताएं आप लोग पढ़ते हैं, मेरे फेसबुक प्रोफाइल वगैरह पे आप देखते हैं, तो वैसी कविताएं शुरू हुई और तब से ये अनावरत लगभग चल रहा है। बीच में थोड़ा सा जरूर गैप आया था, कुछ व्यवधान आए थे 2010-11 के आसपास। उसके बाद से फिर 2014-15 के बाद से फिर से दोबारा से शुरुआत हो गई है और तब से मैं लगातार लिख रहा हूँ। जैसा भी लिख रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, आप सब लोग जानते हैं, उसको पढ़ते हैं, आप सभी लोगों से सीखता हूँ। उसमें जो कुछ भी सुधार की गुंजाइश होती है वो कोशिश करता हूँ। छोटे बड़े सभी से कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूं और मशारदे की कृपा से यही एक जो है सफलता का सबसे बड़ा कुंजी यही है कि हम ये ना सोचे कि हम सब सीख चुके हैं, हम तो सीख रहे हैं अभी। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं दुआ देती हूँ कि आपका ये जो यात्रा अब फिर से जो है इसका रीस्टार्ट हुआ है, पुनः जो शुरू हुई है वो कभी रुके ना, ये लेखन अनवरत, ये सृजन अनवरत जारी रहे। और अब देवदत्त जी से भी जानना चाहेंगे कि देवरिया, फिर मोदी नगर, फिर मुंबई, और उसके बाद देवदत्त जी से भी मेरा पारिवारिक संबंध है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके पीछे, पिताजी नहीं रहे। और उसके बाद व्यवसाय को स्थापित करना मुंबई में और अच्छे जगह अपने बच्चों के साथ उनको अच्छी परवरिश करना, सृजन करना, मंचों पे सक्रिय होना, कैसे ये सब हुआ? पहली कविता का सृजन कुछ याद हो, कुछ बताइए यात्रा अपनी। पहली कविता मैं 9th में पढ़ता था और हमारे शहर में, एक्चुअली मोदी नगर में पैदा हुआ। मेरे पापा मोदी नगर में मोदी ग्रुप में जॉब करते थे, तो मेरी पैदाइश मोदी नगर में ही हुई और मोदी नगर में ही सारी शिक्षा, ग्रेजुएशन तक मैंने बीएससी मैंने मोदी नगर से ही किया। उसके बाद मैं मुंबई आया और मुंबई से फिर मैंने हिंदी लिटरेचर में एमए और मीडिया मास कम्युनिकेशन किया। अब पहली कविता कैसे लिखी गई वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, आप लोग बताता हूँ आपको कि मैं 9th में पढ़ता था तो हमारे यहाँ मोदी नगर में एक मेला लगता था, गांधी मेला, 2 अक्टूबर में शुरू होता था वो गांधी जी के, और वो 10-15 दिन मेला चलता था। तो उसमें कवि सम्मेलन होता था, एक दिन कवि सम्मेलन होता था, एक दिन मुशायरा होता था। तो मैं पापा से घर से पापा से पैसे लेके कि पापा मैं मेले में जा रहा हूँ, और हम लोग मेला देखने के बहाने से हम लोग 4-5 लड़के जो थे हम लोग, तो उस दिन वहाँ कवि सम्मेलन था, तो उसमें नीरज जी, हरिओम पवार जी और बहुत बड़े बड़े नाम जो थे मंचों पे, वो सभी लोग वहां पे उस कवि सम्मेलन में आए हुए थे। अब मेरे लिए कवि सम्मेलन, मैं पहली बार, मैं बोला चल, मैं बैठ गया सुनने के लिए, और दोस्त चले गए घर और मैं उस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए बैठ गया और मुझे पता ही नहीं चला, मैं सुनता रहा पूरी रात। और घर में ये हंगामा होगा कि वो या तो घर छोड़ के भाग गया है और या फिर वो कहीं उसका अपहरण हो गया और रात भर उथल पुथल पापा। और अगले दिन सुबह सुबह मैं घर पहुंचा करीब 5:30-6 बजे, क्योंकि पहले कवि सम्मेलन पूरी रात चला करते थे, सुबह सुबह हो जाती थी। अब भी चलते हैं। आप कहीं मतलब बहुत ज्यादा जगह, अब तो 3 घंटे का शो जैसा भी हो गया बहुत जगह, कहीं कहीं चलते हैं। हाँ,
तो मैं जब सुबह घर पहुंचा तो अब सब लोग टेंशन में, मम्मी रात भर सोई नहीं, पापा भी गुस्से में, और पापा मेरे बहुत डिसिप्लिन वाले और बहुत मतलब बोले गरम दिमाग के हुआ करते थे। तो अब बस मेरी जो सुबह अच्छी खासी जो मरम्मत हुई, बहुत अच्छी खासी मरम्मत, वही मैं पूछने वाली थी कि दुखहरण आया कि नहीं। तो बहुत मतलब मेरी पिटाई हुई। तो उस दिन मैं गुस्से में स्कूल नहीं गया और मैं सो गया। दोपहर से हमारा स्कूल होता था 12, तो मैं सो गया। और फिर मैं जब शाम को उठा तो मेरे दिमाग में वो कविताएं चल रही थी, नीरज जी की और हरिओम पवार जी की और बहुत सारे जो लोग मैं जिनको सुना था वहां पर। तो मुझे मेरे दिमाग में बोला यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो मैंने वहां से तुकबंदियां शुरू की अपनी पहली, मतलब वहां से मेरी शुरुआत है। मैंने वहां से तुकबंदियां शुरू की और फिर उस तरीके से वो 2-3 साल तक तो किसी को पता ही नहीं था कि मैं कविता भी लिखता हूँ। चुपचाप अपना लिखता था डायरी में, और एक डायरी ले ली थी, वो डायरी आज भी है मेरे पास। तो उसी में जो तुकबंदियां मैं लिखता था। फिर जब मैं 11th-12th में आया तब पहली बार मैं काव्य गोष्ठी में गया। वहां फिर बलबीर सिंह खिचड़ी जी मिले मुझे, ओंकार गुलशन जी, कुछ बड़े। फिर वहां से थोड़ा सा मतलब मंचों की तरफ रुख हुआ। ये फिर शुरुआत हुई मंचों की वहां से। फिर जब ग्रेजुएशन करते करते काफी मंच उस वक्त जी खत्म करिए बात को देव जी। हाँ, फिर वो ग्रेजुएशन करते करते मैं उस वक्त आसपास के छोटे मतलब आसपास के मंचों पे, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली, उस वक्त मैं पॉपुलर मेरिठी, नीरज जी, भोपू जी जो बड़े नाम थे, मतलब उस वक्त उन लोगों के साथ मैं मंच कर चुका था उस वक्त आते आते तक। और खिचड़ी जी का सहयोग काफी मिला मुझे। ओंकार गुलशन जी और खिचड़ी जी, इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। गुरु भी है आपके? हाँ, बलबीर सिंह खिचड़ी जी और ओंकार गुलशन जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। तो उस वक्त तक मतलब पॉपुलर साहब से लेकर के सब लोग जानने लगे थे, अशोक दादा, अशोक चक्रधर जी। तो उस वक्त एक थोड़ी पहचान गई। फिर बॉम्बे आया तो कुछ समय के लिए मैं कटा भी रहा, क्योंकि अपने आप को मुंबई में सेटल करना था। फिर मैंने यहाँ से MA भी किया और नौकरी के वो एक स्ट्रगल पीरियड भी था बॉम्बे में, बहुत ज्यादा संघर्ष भी किया। फिर कुछ दिन कटा रहा, फिर वापस से कुछ एक्टिव हुआ, तो अब तक एक्टिव हूँ। जी बिल्कुल, और बिना संघर्ष के किसी के जीवन में 4 चांद तो लगते नहीं। हम सिल्वर स्पून बॉर्न लोग नहीं हैं, हम सब संघर्ष करके ही यहाँ बढ़ने वाले हैं। और मैं मनीष जी से भी पूछना चाहूंगी, जिन्हें मैं बहुत स्नेह से भाई कहती हूँ, मनीष भाई। तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि पहली कविता का जन्म कॉलेज में किसी को लेटर देते वक्त हुआ था, या उसके पहले हो चुका था, या उसके बाद हुआ? पहली कविता का जन्म कब हुआ था? देखिए, मेरी पहली कविता का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊं कि शुरू से पढ़ने वढ़ने बहुत अच्छा था, मैं घर का माहौल था इस तरह का। लेकिन मैं छोटे स्कूल में पढ़ता था। वहां से मैं जब बड़े कॉलेज में पहुंचा 9th में, बहुत बड़ा कॉलेज है बनारस का, अगर देवरिया के आप है तो आप जानते होंगे, उदय प्रताप कॉलेज नाम है उसका। और मैं वहां पहुंचा, और वहां पे जाने के बाद मुझे वो जो खुला खुला माहौल मिला, मैं उसमें बिगड़ गया। मतलब जो घर का बिगड़ा बच्चा होता है ना, मेरा वो ट्रैक गलत हो गया। और वो क्षत्रियों का कॉलेज है पूरा, और मैं कायस्थ उनके संगत में जाके वो क्षत्रियों वाला मारपीट और बहुत ही गलत रास्ते पे था मैं। और मेरे घर में भी किसी को नहीं बताया, अब बता दिया, बहुत समय के बाद बताया मैंने। तो क्या हुआ कि मैं 11th में फेल हो गया। तो जो बच्चा शुरू से टॉपर्स में से रहा हो, हमेशा फर्स्ट आता था या सेकंड आता था, मैं 11th में साइंस दिलवाया। उस समय अगर आपको पता होगा, हमारी एज के हिसाब से लोग, तो उस समय पेरेंट्स जो थे वो केवल बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, कोई दूसरा ऑप्शन दिखता भी नहीं था। तो मेरा इंटरेस्ट तो साइंस के तरफ, मैथ के तरफ रत्ती भर का भी नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने बोला कि साइंस पढ़ो, तो मैं भी उतना अवेयर तो था नहीं, टीवी वगैरह था नहीं, मैंने साइंस में एडमिशन ले लिया। और उस कॉलेज को जो लोग भी जानते होंगे, फर्स्ट ईयर इज रेस्ट ईयर बोला जाता है वहां पे, कि पहले साल में वही लड़का पास होता है जो बहुत ही तेज होता है पढ़ने में। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो उसको फेल कर दो, अदरवाइज उस कॉलेज का 12th का रिजल्ट बिगड़ जाएगा। तो मुझे फेल कर दिया गया। एक्चुअली मैं पास था, मेरे टीचर ने बताया कि सारे बच्चों का केमिस्ट्री में 12 नंबर कम करवाया गया, तो मैं फेल हो गया। तो फेल हुआ तो आप कह सकते हैं कि जो लड़का शुरू से टॉपर, कितना अपसेट हुआ होगा, मैं बहुत अपसेट हुआ। तो उस अपसेट होने के बाद मैंने पहली कविता लिखी थी। वो कविता का शीर्षक मुझे अभी भी, कविता भी पूरी याद है मुझे अच्छे से, लेकिन कविता तो बाद में कभी सुनाऊंगा। उसका शीर्षक ये था, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो मैंने अपने आप को समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ने में अच्छा हूं, ये मैंने जो फेल हुआ हूं ये केवल और केवल मेरी लापरवाही है, और फिर उस कॉलेज का ऐसा डिसिप्लिन है। दूसरा, मैं समझ गया कि साइंस मेरे बस का है नहीं, तो मैंने घर में बात किया कि मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा, कॉमर्स पढ़ूंगा।
फिर कॉमर्स में आ गया, तो कॉमर्स में आके फिर मैंने बहुत अच्छा किया। तो पहली कविता वही मैंने लिखी थी। और उसके बाद थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि वो तो ऐसे ही हल्का फुल्का चलता रहा। एक आध गोष्ठी में गया, करीब 12th में पढ़ता था तो एक गोष्ठी में गया था मैं, वो मेरे घर में ही हुआ था। मेरे घर में काफी बड़ा सा हॉल है, तो किसी ने करवाया था। तो मेरी मम्मी ने बता दिया उन लोगों को कि ये भी थोड़ा बहुत लिखता है, इससे भी सुनिए। तो मैंने एक उस पर कविता वहां पे सुनाई थी। तो बड़ी मार्मिक कविता थी, गरीब बच्चों के ऊपर था वो। तो उसको बहुत पसंद किया, और वहां पे जो संचालक थे उन्होंने कहा कि आज की शाम तो इस बच्चे ने लूट ली। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो सकारात्मक मोटिवेशनल शब्द होते हैं वो बहुत अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पता नहीं मैंने कैसा लिखा था, लेकिन उनके शब्द मुझे बहुत अच्छी फीलिंग दिए कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ शायद। तो वहां से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, मैं लिखने लगा। फिर मैंने गजल लिखी। तो गजल ऑब्वियसली बहर होती है, उसके अंदर बड़े उसके व्याकरण होते हैं जो फारसी से चल के उर्दू से होते हुए हिंदी तक आए, तो उसमें गलतियां थी। तो जब मैं कुछ जगहों पे पढ़ा जा करके, कुछ साथ मिला, तो लोगों ने बोला कि बहर में नहीं है बेटा, तुम लिखते बहुत अच्छा हो लेकिन बहर में नहीं है, इसको बहर में कर लो। तो मैंने कहा बहर क्या होती है, मुझे सिखा दीजिए। कोई सिखाता नहीं था, ये मैं आपको बताऊं। और इस बात का मुझे दर्द आज भी है कि मुझे कोई अच्छा सिखाने वाला नहीं मिला। बहुत बाद में मुझे कोई मिला। और मैं अभी आप दीदी जानती होंगी कि मैं सिखाता हूं लोगों को। मैं कई बार फेसबुक पे देखता हूं कि लोग गलत लिख रहे हैं, भाव उनके बहुत अच्छे आते हैं लेकिन वो नियम से नहीं हो रहे हैं। तो मैं उनको मैसेंजर पे जाके क्षमा के साथ उनको मैसेज करता हूं कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हो, भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रामर का मिस्टेक हो रहा है। अगर आप चाहो तो मुझसे पूछो, मैं आपको बता सकता हूँ। मैं अपने से ऐसे कम 7-8 लोगों को बताता हूँ, और आज उनके साथ मेरे बड़े अच्छे व्यक्तिगत संबंध हो गए हैं। तो इस तरह से फिर मैं बनारस में एक किसी ने बोला कि मेयार सनेही, बहुत बड़ा नाम है गजल के फील्ड में, कि मेयार सनेही साहब से सीखो, वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं वो गजल के। मैं उनको खोजता रहा, वो मिले नहीं मुझे, फोन नंबर होता नहीं था। एक मंच पे मेरे मोहल्ले पे कवि सम्मेलन हो रहा था, वहां मुझे बुलाया गया कवि सम्मेलन में। तो मैंने 2 गजलें सुनाई, गजल अच्छी लगी, लोगों ने तारीफ की। फिर एक साहब बैठे हुए थे, करीब 65 साल के, मुस्लिम थे वो। उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन आपने ये गलतियां कर दी। तो हमने कहा कि सर मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, मैं अपने से सुना रहा हूँ, आप मुझे सिखा दें। तो बोले कि हाँ ठीक है, आप आइए मेरे घर। हमने कहा आप अपना परिचय दीजिए। तो बोले मेयार। तो उन्होंने मेयार बोला, सनेही मैंने बोला, जो उनका नाम मैं खोज रहा था। हमने कहा मेयार सनेही। तो बोले आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा मैं आपको पिछले 6 महीने से खोज रहा हूँ। तो मेयार सनेही ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया। फिर भोपाल जब मैं आ गया, इधर उधर घूमते घूमते, तो मेयार सनेही के ही बहुत ही मतलब अच्छे मित्र हैं यहाँ पे। जो लोग भी गजल लिखते होंगे जानते होंगे, जहीर कुरैशी साहब हैं, जो हिंदी गजल में दुष्यंत कुमार के बाद उनका नाम लिया जाता है। उनकी 10-11 किताबें हैं हिंदी गजल पे, और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है उनकी गजलों को, और उनकी गजलों पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कई जगह पे पीएचडी हो रही है। उनका सानिध्य मुझे मिला मेयार साहब की वजह से, और भोपाल के अंदर। तो अब यह है कि उनके साथ जुड़ा तो थोड़ा साहित्य से लगाव हो गया। तो ये मेरी साहित्यिक यात्रा है कि कहां से शुरू किया, और आज जो कुछ भी हूं, तो मैं इसका क्रेडिट मेयार साहब को और जहीर कुरैशी को जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखता हूं मैं। जी बिल्कुल। और देखिए भूपेंद्र जी देव जी, आज पहली बार पता चला कि क्लास में फेल होकर के भी कविता लिखना सीखा जा सकता है। अभी तक तो यही पता था कि प्रेम में फेल होकर के लोग शायर हो जाते हैं। तो एक नया बिल्कुल तरीके सही का बात। ये नई बात समझ में सुनने में आई कि क्लास में फेल होकर के भी नहीं शायर हुआ नहीं जाता। नहीं नहीं, एक्चुअली शायरी दर्द से ही उपड़ती है। वो तो दर्द, वो प्रेम का हो, फेल होने का हो, कि मार खाने का हो तो हाँ, वो दर्द से उपड़ती आप है। भी शायद कैसे भी हो सकती है। गान आह से तो उपजा ये होगा गान। फेल होने का दर्द हो, कि मार खाने का दर्द हो, या और कोई दर्द हो। सही बात है। एक प्रश्न और मैं लेकर के आती हूँ भूपेंद्र जी के पास, और इसका बारी बारी से आप सब उत्तर दीजिएगा कि हम हमेशा कहते हैं कि सोशल मीडिया आभासी दुनिया है, आभासी दुनिया है। सोशल मीडिया के रिश्ते आभासी हैं, दुनिया आभासी है, यहाँ पे सब झूठ है। पर एक व्यक्ति जो किसी भी कला में निपुण हो, वो जैसे अब हम तो कवि नहीं कहते, हम कविता लिखते हैं। तो हम आपस में, हमारे जो 4-5 हजार मित्र बने हैं वो उसी क्षेत्र के हैं। तो क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कि क्या सक्रियता है, का क्या रोल है कविता के प्रचार प्रसार में, या किसी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी को लोगों के सामने लाने? भूपेंद्र जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नंदिनी जी,
जो आभासी दुनिया है, ये बेसिकली मैं इसका अगर सही शाब्दिक अर्थ निकालूं तो क्योंकि पहले क्या होता था कि हम आभास ही करते थे एक दूसरे का, लेकिन ये अब इतनी विस्तृत हो गई है और इसमें इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि वो आभासी ना होकर वास्तविक हो गई है ये दुनिया। और क्योंकि प्लेटफॉर्म है, कोई भी मंच है, तो मंच तो कोई भी होता था, कोई भी माध्यम जब मिलता है, इससे पहले जब तक ये आभासी दुनिया नहीं थी तो दूसरे माध्यम थे, लोग कभी सम्मेलन कराया करते थे या कोई गोष्ठियां होती थी या किस तरह से एक दूसरे से जुड़ते थे। बट अब ये है कि अब ये नई जब समय बदलता है तो तकनीकी बदलती है और उसी हिसाब से उसके जो नए आलम्बन है वो मिलते चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही। जी 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 तो कहने का अभिप्राय यही है। जी 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 देवदत्त जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, एक्चुअली मैं कुछ हद तक आपकी बात से सहमत भी हूँ। आभासी दुनिया ज्यादा है। अब जैसे हम लोग सबके पास, किसी के पास 4000 फ्रेंड ऐड हो गए हैं, किसी के पास 5000 ऐड होंगे फेसबुक पे या कहीं भी, जो और भी जो इंस्टाग्राम है या ट्विटर है कहीं भी। लेकिन हम लोग वास्तविक रूप में कितने लोगों से ज्यादा क्लोज हैं? मुश्किल से 100-200 लोगों से, 300 लोगों से। बाकी वो नाम के लिए हम लोग उसमें फ्रेंड हैं, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं ना कुछ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, तो वहां पर जब मैं कविता पढ़ के उतरा तो 2-3 लोग आए, तो उसमें से मैं एक को जानता था कि वो फेसबुक में मेरे साथ फ्रेंड है, लेकिन वो मुझे जानता ही नहीं था। फिर मैंने उसको बताया कि आप मेरे साथ, हम लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे। तो ये आभासी ही दुनिया है, अगर मेरा मत है, मेरा मानना है। क्योंकि वो हम लोग एक भेड़ चाल में जा रहे हैं कि इतने फ्रेंड हो गए, हमारे पास 5000 हो गए, मेरे पास 10 हो गए, मेरे पास 2 लाख फ्रेंड हो गए, 2 लाख फॉलोवर्स हो गए। लेकिन हम लोग कितने लोगों से जुड़े हुए हैं? मुश्किल से 200-400 लोग, अगर चाहे कितना भी कोई भी हो, 200-500 लोग ही से ही वो ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ होगा। हेलो 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 जी जी हाँ जी 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 मनीष जी, क्या है कि अब देखिए सोशल मीडिया पे क्या होता है कि कवि कवित्रियों के बाहर से आगे है, और ये मैं किसी तंज के रूप में या किसी गलत मकसद से इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। एक ये चर्चा है, तो चर्चा हो रही है कि बहुत सारे लोग कवि कवित्री के रूप में आ गए हैं सोशल मीडिया पे, और लोग को देख करके लगता है, जैसे मान लीजिए किसी लड़के ने अगर पढ़ा भूपेंद्र राघव जी को, वो देख रहा है कि भूपेंद्र राघव जी आज फला पत्रिका में छप रहे हैं, कल मनीष जी फला चैनल पे जा रहे हैं, परसों देवदत्त जी एनटीपीसी का कार्यक्रम करके आ रहे हैं। तो लोगों के अंदर एक उमड़ती है चीजें कि मैं भी ये चीजें पा सकता हूँ, पा सकती हूँ, प्राप्त कर सकती हूँ। तो क्या मतलब, क्या इम्पैक्ट है इसका, क्या असर है, ये क्या सही है कि इस तरीके से इतनी मशरूमिंग, ये बाढ़? मनीष भाई का जवाब दीजिए। आपका क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा कुछ छूट गया, कुछ शब्द छूट गया बीच में। सोशल मीडिया पे जैसे कवि कवित्री बहुत ज्यादा तादाद में अब उपलब्ध हो गए हैं, ये कह सकते हैं, और लोगों को ये लगता है, कुछ कवि बड़े कवियों को देख करके, कि हम भी इस तरीके का हो सकते हैं, हम भी इतने सफल हो सकते हैं। और लोग जो है सृजन पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, पॉम्प एंड शो पे, अपने प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसमें सोशल मीडिया का क्या मतलब रोल है? देखिए, मैं जो देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब से ये लॉकडाउन हुआ, मैं अभी इधर की बात करता हूँ, उसके पहले भी थे लेकिन अभी ज्यादा हो गया, कि बहुत से लोग आगे लिखने वाले ऐसे दिख रहे हैं। देखिए, लिखना बुरा नहीं है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि हिंदी का बढ़ावा हो रहा है, हिंदी को लोग प्रमोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं तो। लेकिन लिखने में हमने ये सोचा कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया, अपने नाम के आगे लोग कवि लगा दे रहे हैं, अपने नाम के आगे कवित्री लगा दे रहे हैं, और हिंदी तक नहीं लिख पा रहे हैं अच्छे से। तकलीफ यहां से होती है कि पहले आप सीख लो, उसके बाद आपको लगे कि आप अच्छा लिख रहे हो तो उसको पोस्ट करो और आगे आप और भी सोचिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन लोगों में सीखने की जो एक होता है ना कि इच्छा शक्ति जो होती है वो खत्म हो चुकी है। सबको ये लगता है कि सोशल मीडिया है, मेरे तो 5000 फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने अपना कोई भी पोस्ट डाला तो आजकल वाह वाह का समय हो गया है, उन्होंने डाला तो उसके बाद वाह वाह शुरू हो गई, वो वहीं से मोटिवेट हो गए। साहित्य कहीं पीछे छूट गया, कला कहीं पीछे छूट गया, सब कुछ छूट गया पीछे। तो मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता हूं व्यक्तिगत रूप से। मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप सीखो, सीखने के बाद लिखने की कोशिश करो, पढ़ो। लिखने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लोग पढ़ते नहीं है, लोग केवल और केवल कुछ भी लिखा और लिख करके डाल देते हैं। तो सोशल मीडिया, एक मेरा दोहा है, मैंने कहीं लिखा था कि अतिशयता अच्छी नहीं हो चाहत या राग,
अतिशयता अच्छी नहीं, हो चाहत या रार, सीमा में रखिए सदा अपने सब व्यवहार। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोगों का व्यवहार जो है सीमा में नहीं, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा कवि हो गया हूँ क्योंकि मेरे को तो 500 लाइक्स आ जाते हैं। ये कंट्रोल करने की जरूरत है, जिस भी तरह से हो जाए, या सुनने वाले मेरी बात जो सुन रहे हो, जो नया लिख रहे हैं, उससे हतोत्साहित कहीं से ना हो वो। मैं उनको बस एक ही सलाह देना चाहता हूँ कि पहले खूब पढ़िए, उसको खूब लिखिए, डायरी पे लिखिए, उसका अध्ययन करिए, बार बार पढ़िए, फिर सुधार करिए, फिर आप भी अच्छा लिखने लगेंगे। लेकिन बहुत जल्दीबाजी में आके मीडिया पे डाल दिया और उसको मार्केटिंग करना, लोगों के साथ में यहाँ शेयर करो वहां शेयर करो, फोन आते हैं लोगों के कि भैया मैंने ये लिखा, आप भी शेयर कर दिया, आपके बहुत से फॉलोवर हैं। तो ये सब चीजें गलत है, ये शॉर्टकट नहीं चलता इसके अंदर, इसको तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से लेके आना होगा, तभी जाकर के हम सोशल मीडिया का सही से उपयोग कर सकते हैं। सपना होगा जी, तब निखरना होगा। बिल्कुल। अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है, तपना पड़ता है। देवदत्त जी, आप ये प्रश्न आपसे करूंगी, उसके बाद भूपेंद्र जी के पास दूसरा प्रश्न लेके आऊंगी, क्योंकि वक्त नहीं है कि एक प्रश्न पे मैं सबके प्रतिक्रिया जानूं। चूंकि आप मंचों पे भी परफॉर्म किए, बड़े बड़े चैनल्स पे भी आप गए, तो जब हम कभी परफॉर्म करते हैं तो लोग कहते हैं कि कविता तो बहुत अच्छी थी, शिल्प बहुत अच्छा, भाव बहुत अच्छा, प्रस्तुति में कुछ कसर रह गई। जैसे कि अभी मैंने अपनी एक जी टीवी का 1.5 मिनट का मोड शॉर्ट क्लिपिंग डाली थी, अपनी राम जी पे थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ की, पर एक देश की बहुत वरिष्ठतम कवित्री बुआई, उन्होंने कहा कि शब्द बहुत अच्छे हैं, प्रस्तुति में के आगे उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क लगाए। तो मैं गई, उस पे देखा मैंने, तो मेरे मन में भी आया कि 300 लोगों में 250, मतलब 300 लोगों में 299 लोगों ने तो कह दिया प्रस्तुति बड़ी अच्छी है। आपको क्या लगता है, कविता से बड़ी प्रस्तुति हो जाती, कविता को प्रस्तुति ढांप देती? देखिए, आजकल का जो दौर है ना, अभी का जो दौर है, अभी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन अगर कविता आपकी बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पीछे रह जाता है। अगर कविता बहुत अच्छी है और तो कहीं ना कहीं, लेकिन अभी जैसे बहुत सारे नाम हैं मंच पर, वो कॉमेडियन हैं, लेकिन वो कहीं कहीं कवि सम्मेलनों में भी आ जाते हैं। हाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, वो तो लोग जानते हैं, जो भी जानते हैं। तो कॉमेडियन हैं, वो पूरी तरह से कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, लेकिन वो मंचों पर परफॉर्मर हैं, मतलब वो परफॉर्म के हिसाब से वो मंचों पर आते हैं। लेकिन फिर भी कविता हमेशा श्रेष्ठ रही है। अगर आपकी कविता अच्छी है तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी मायने नहीं रखता है। अगर आपकी कविता में दम है तो लोग अपने आप आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को अपने आप आपको रिस्पांस मिलता है मंचों पर, लेकिन परफॉर्मेंस भी साथ साथ मैं चाहता हूं बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो दौर में है उसमें परफॉर्मेंस भी बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है। तो हमारी प्रस्तुति अगर बहुत अच्छी होगी तो कविता कभी कभी देखिए श्रोता मतलब अगर आप कहीं बड़े मंच पे हैं, जैसे मैंने बहुत बड़े मंचों पे भी काव्य पाठ किया, 10,000 20,000 के लोगों की भीड़ में भी काव्य पाठ किया है, तो कहीं तो जैसे मेलों में जो कवि सम्मेलन होते हैं या वहां पे बहुत कविता के पारखी लोग बहुत कम होते हैं, तो उनको तो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो वो हा करेंगे, ताली बजाएंगे। लेकिन अब जैसे कहीं कहीं जो हॉल्स में कवि सम्मेलन होते हैं जहाँ 400-500 लोग हैं, लेकिन जो कविता को सुनने वाले लोग हैं, जो कविता को समझने वाले लोग हैं, तो वहां आपको अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। बुद्धिजीवी कविता, वहां आपकी कविता आपको ज्यादा मान दिलाएगी और कहीं परफॉर्मेंस मान दिलाएगा। लेकिन अगर कविता भी अच्छी और परफॉर्मेंस भी अच्छा है तो फिर उसमें आपको 4 चांद लग जाते हैं, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सोने पे सुहागा होगा। हाँ, सोने पे सुहागा हो जाता है। राघव जी एक सवाल लेके आपके पास आ रही हूँ, और घड़ी जो है वो अपनी गति से चल रहा है, 20-25 मिनट का वक्त हमारे पास है कि हम सब, भले शुरुआत हमारे जो है पद लेखन से हुई हो, हम टूटे फूटे शब्दों में कविता लिखना शुरू किए हों, लेकिन क्या होता है कि एक समय बीतने के बाद हमें लघु कथा, कहानियां पढ़ने लिखने का भी शौक हो जाता। मैं भी बहुत लिखती हूँ, हालांकि उसको कभी पोस्ट नहीं किया है, अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि उसको मैं पोस्ट करूं। तो आपको क्या लगता है कि एक गद्य लेखक, एक पद लेखक, दोनों को जो अपने पाठकों को बांधने का जो प्रयास होता है, वो किसका ज्यादा बड़ा प्रयास होता है? किसको ज्यादा मशक्कत करनी है अपने पाठकों को अपने से बांधने के लिए? उनको जो कविता लिख के सुना देते हैं, या उनको जो पूरी कहानियों
कहानियों के दौर से जिनके पाठकों को गुजरना पड़ता है? जी, ये बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मेरा जवाब इसमें सिर्फ यही रहेगा कि चाहे गद्य का लेखन हो अथवा पद्य का हो, दोनों में सौष्ठव होना चाहिए, दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो पाठक को बांधे। ये है कि कविता बहुत बड़ी नहीं होती, तो उसमें क्या है कि शब्दों की संख्या जरूर सीमित हो जाती है और हमें उन सीमित शब्दों के अंदर ही सारे भाव उतारने होते हैं। कविता का बस एक ये आप इसको फायदा कह लीजिएगा कि कम लेखन में हमें बड़ी बात कहनी होती है, जबकि गद्य में क्या होता है कि अगर कोई कहानी लिख रहे हैं, कहानी में एक विस्तार पूर्वक सारी चीजें समझानी होती हैं, उसके पात्रों के हिसाब से उनको व्यवस्थित क्रम में रखना होता है, उनके संवाद की शैली उसी तरह से रखनी पड़ती है। आप भावात्मक शैली में रख रहे हैं, गवेषणात्मक शैली में रख रहे हैं, व्याख्यात्मक शैली में रख रहे हैं, तो ये सारी की सारी शैलियां हैं। गद्य की शैली अलग है, पद्य की शैली अलग है और दोनों ही प्रभावी हैं। कोई भी लेखक को या किसी भी कलमकार को ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पद्य लेखन ज्यादा प्रभावी है या गद्य लेखन प्रभावी है। दोनों प्रभावी है, दोनों विधाएं हैं और दोनों में ही समाज के हित की बातें या समाज के जो भी चेहरा है उसको सामने लाने की बातें होती है, चाहे वो कहानी के जरिए हो या फिर किसी कविता के जरिए हो, किसी रिपोर्टाज के जरिए, संस्मरण के जरिए हो या फिर किसी छंद के जरिए हो। तो ये सारी की सारी विधाएं, इनका कंपेरिजन तो संभवतः नहीं हो सकता और मेरे हिसाब से तो दोनों को परिश्रम करना होता है, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं है। दोनों को साधना मांगता है, शब्द साधना मांगते हैं, बिना साधना के ना गद्य लेखन हो पाता है ना पद्य लेखन हो पाता है। नहीं, सवाल तो मनीष भाई के पास अब आती हूँ। सवाल ये नहीं था कि कौन ज्यादा प्रभावशाली तो है ही, वो तो पाठक के अपने इंटरेस्ट पे, रुचि पे डिपेंड करता है। किसी को कहानियां पढ़नी अच्छी लगती है, किसी को कविताएं। मनीष भाई, सवाल ये है कि एक लेखक जो कवि है, जो कविता लिखता है, वो कम शब्दों में ही अपने पाठक को, श्रोता को बांध लेता है। लेकिन एक कहानीकार जब एक कहानी लिखता है तो उसको पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक उसको अपने पाठक को बांधना है। वो अगर बीच में पाठक छोड़ के चला जाता है, यानी कि उसकी कहानी उसको पसंद नहीं है। तो किसका दायरा ज्यादा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी ज्यादा है? श्रोता और पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लहजे। देखिए, लिखने वाला जो भी है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो गद्य लिख रहा हो या पद्य लिख रहा हो, जवाबदेही तो उसकी बनती है कि वो ऐसा लिखे कि पढ़ने वाला उससे बंधा रहे। जहां तक चैलेंज की बात है, चुनौती की बात है, गद्य में ये चुनौती ज्यादा होती है क्योंकि गद्य में कोई नियम नहीं है। जैसे हम पद्य की अगर बात करें तो हम अगर जो छंद लिखते हैं हम, उसमें सब में एक व्याकरण होता है। उस व्याकरण से बंध करके हम उसको लिखते हैं तो कहीं ना कहीं से हमको एक अपना दायरा पता है कि इसके अंदर ही लिखना है, ये मात्राओं को हमको ध्यान रखना है, हम वहां पे लिखते हैं। उसका भी चैलेंज है, वो इतना आसान नहीं है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो बहुत चैलेंज है उसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां नियम नहीं है, जहां कोई दायरा नहीं बांधा गया है मात्रा मीटर का, और वहां पे कहानी लिखना या उपन्यास लिखना लंबे लंबे, और ऐसा लिखना कि हम पाठक जब उसको शुरू से पढ़े और उसको अंत तक पढ़ता रहे, उसका इंटरेस्ट बना रहे, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। हालांकि मैं कहानियां लिखता हूँ, छोटी छोटी कहानियां लिखता हूँ, लघु कथाएं लिखता हूँ, तो वही आप ही की तरह उसको लिख के रख लेता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस जवाब नहीं देता। और हाँ, कभी कभी आकाशवाणी पे कहानियां मेरी प्रसारित होती हैं, मैं खुद ही जाता हूँ, पढ़ता हूँ उसको। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्यादा चैलेंजिंग है वो गद्य में ज्यादा चैलेंज दिखाई देता है। पद्य में भी चैलेंज है, लेकिन पद्य में चूंकि हमको पता है कि 2 + 2 4 होता है, इसलिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ अपने से। गद्य में बहुत चैलेंज है। गद्य में ऐसा भी नहीं है कि हमने 10 लाइन का लिखा और मेरा खत्म हो गया। वो उसमें कहीं ना कहीं वो अगर उपन्यास लिख रहे हो 200-250 पेज लिखना है उनको, और उसको पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पाठक को बांध के रखना है। मुझे लगता है कि ये ज्यादा चैलेंजिंग है। ज्यादा चैलेंजिंग मुझे भी लगता है व्यक्तिगत तौर पे। बाकी अपनी अपनी सबकी, ये मेरा भी व्यक्तिगत अपना विचार है। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग क्या है कि जो पद्य लिख रहे हैं तो कई बार हमको कुछ चीजें पता चल जाती हैं, हमारे ब्लड में आ जाता है। आज मैं ऐसे बैठे बैठे भी दोहा बोलूंगा तो वो 13-11 की मात्रा निकलेगी। गजल में शेर बोलूंगा तो वो बहर में ही निकलेगा, बहर से बाहर नहीं जाएगा। तो इसलिए शायद इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमको वो आसान लग रहा है और गद्य कठिन लग रहा है। हो सकता है गद्य वाले को वो ज्यादा आसान लगता हो, हमारा काव्य उसको ज्यादा कठिन लगता हो। कठिन लगता है, सही बात है। सबकी अपनी वैचारिक सोच है।
देवदत्त जी, एक प्रश्न के साथ आ रही हूँ और एक एक मिनट में सब इसका जवाब दीजिएगा, फिर काव्य पाठ की तरफ आऊंगी। 15-20 का वक्त हमारे पास जी। है। एक चीज है, वो एक चीज देखने में आई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लेखन में। व्यक्ति कुछ भी लिख दे रहा है, किसी को भी गाली दे रहा है, किसी के लिए भी अपशब्द लिख दे रहा है, किसी भी विचारधारा के प्रति कुछ लिख दे रहा है। और अगर मान लीजिए आपके देश में कुछ घटना होता है, मान लीजिए कि आज आपके देश में कोई घटना हुई, 5 शहीद हुए मान लीजिए आपके देश में, सब कवि अपना अपना लिख रहे हैं, किसी को वक्त नहीं मिला लिखने का, किसी की मानसिक दशा नहीं है उसको लिखने की, किसी को उस समय काव्य कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आप चाय पत्ती चीनी डाले गैस पे चढ़ा दिया, क्या हमें चाय बनानी है। वो तो भाव अंदर से आते हैं, इट स्प्रिंग्स फ्रॉम हार्ट, वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो वो तो हृदय से आती है कविता। तो अगर कोई व्यक्ति नहीं लिख पाता है तो उसको कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि अरे ये आज भी प्रेम पोस्ट कर रहे हैं, इनको आज भी गजल लिखनी है, 3 दिन तक तो अभी हम शहीदों के ही उससे नहीं उभरे हैं, फलाने जगह दंगा हो गया उस पर कुछ नहीं लिखा जा रहा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी क्या जरूरी है सोशल मीडिया पे, देश में हर हो रही प्रक्रिया पे? देखिए एक एक मिनट के अंदर बांधिए। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे देश को बहुत मतलब मैं कहूंगा कि देश एक बहुत ही गलत दिशा में जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे लोग देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को बर्बाद करने की बात करते हैं। तो ये बहुत पूरी तरह से गलत है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर देश में कोई घटना घटी है तो हम तुरंत उसके लिए कविता लिख दें। कविता दिल से निकलती है, कविता बना के तुकबंदियां नहीं की जा सकती कविता में। कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे एक रिश्तेदार हैं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं वो देख रहे होंगे तो वो चिढ़ जाएंगे। अब वो बीच में तो वो बीच में मेरे पीछे पड़ गए कि बोले कि मतलब इतना ज्यादा वो उससे क्रुद्ध हो गए कि उन्होंने एक शादी का रिश्ता कहीं किसी के थ्रू हो रहा था, किसी लड़के वो नहीं होने दिया अपने भाई के साथ में, कि देवदत्त जी वो रिश्ता लाए हैं तो मैं नहीं करने दूंगा शादी। हुआ क्या कि वो जबरदस्ती बोलने लगे मुझे आप कविता लिखनी सिखाओ। तो मैं बोला यार आप कुछ लिखेंगे तो उसको सही किया जा सकता है या उसको बताया जा सकता है ऐसे लिखिए ऐसे। तो ये तो कुदरती एक गॉड गिफ्ट है। और ये अगर ऐसे कविता लिखने तो जगह जगह इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे कि भाई यहाँ कवि बनाए जाते हैं। तो ये मतलब इस तरह के लोग भी हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे तो मतलब पूरे देश को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि बहुत सारी चीजें बहुत गलत हो रही हैं। हमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इतना ज्यादा भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए या इतना ज्यादा अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए कि हम कुछ भी कहें। ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। ये गलत है पूरी तरीके से। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब है कि भाई आप अपने हक के लिए कोई आवाज उठाइए, या कोई कहीं गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाइए, उसके लिए बोलिए, उसके लिए। लेकिन आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे आप देश को गाली देंगे, आप भगवान को गाली देंगे, किसी के धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोलेंगे, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जब देश में कोई घटना हो तो जितने कवि कुल के लोग हैं, जितने लेखक हैं, उन सबको उस समय उस पर जरूर लिखना चाहिए? अगर वो नहीं लिख पाता है तो उनकी रचना धर्मिता पे प्रश्न उठता है। क्या ये जायज है? बिल्कुल सही सवाल पूछा है। बेसिकली है क्या कि देखिए, कवि कोई भी घटना घट रही है उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुरंत कविता आना, ये बिल्कुल मैं कहूँ कि जो इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो पूछ रहे हैं, तो बल्कि मैं तो उन्हीं पे खुद सवाल उठा सकता हूँ इस विषय पे कि कविता ऐसा नहीं है कि अब किसी चीज से हमें कोई दुख हुआ है तो वो तुरंत कविता में फूट के सामने आए। वो दुख हो सकता है, मुझे बहुत दुख हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरी कविता उस वक्त सृजित हो। तो इस पे तो बहुत संक्षिप्त सा जवाब है कि ये बिल्कुल भी निराधार है सवाल इस तरह का करना कि अगर कोई कवि है और उसने किसी घटना के सापेक्ष या किसी घटना के संदर्भ में कोई कविता नहीं रची तो वो कवि नहीं रहा या कुछ भी है। तो इस तरह की चीजें तो बेकार की बातें हैं, ये सब लोग करते रहते हैं। अब क्या कहा जाए इस विषय पे? तो बिल्कुल मनीष भाई आगे थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। नहीं, मैं सहमत हूँ देवदत्त जी से भी, भूपेंद्र जी से भी बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इस तरह की बात का कोई वैल्यू नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो इस तरह के कभी लोग आ गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यही लोग ज्यादा कमेंट करते हैं अनाप शनाप से। तो हमको इनकी बातों को ध्यान नहीं देना है, हमको बस ये देखना है कि जो चीज से कभी भी सोच के कोई रचना अगर लिख देता है ना, तो वो तो मतलब मैं कहता हूँ कभी है ही नहीं है वो।
नहीं है। ये तो कभी ऐसा हाँ। होगा कि आप, मैंने ऐसा महसूस किया है कि 2-2 महीने में एक दोहा नहीं लिख पाया हूँ। नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है कि एक दिन में 2 दोहे लिखा जाते हैं। तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद वरदान कुछ होता है, शारदे माँ का, कि कुछ ऐसा हो गया। आज ऐसा कांड हो गया तो हमने उस पर नहीं लिखा। ये बहुत ही गलत सोच है। इस पे मैंने पढ़े हैं, बहुत से कमेंट आते हैं इस तरह के लोग, उनको मैं मतलब अधजन गगरी ही मानता हूँ, उससे ज्यादा नहीं मानता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे से जवाब दिया आप तीनों ने। मैं एक छोटी सी घटना अपने जीवन की भी आपको बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, रात में जाड़े का दिन था, 2 बजे मेरी नींद खुली, मैं उठी और मेरे दिमाग में कुछ चला और मैं गई, और ये दोनों मतलब पिता पुत्री बेड सो रहे थे। मैं ड्राइंग रूम में गई और मैं सोफा बजा बजा करके गीत मतलब अपना लिखना शुरू कर दिया। रात में कुछ देर बाद मेरे पतिदेव उठे, वो मुझे ऐसे देखे, बेटी को पकड़ के ले गए, कहे 2:30 बजे रात को तुम्हारी मम्मी के ऊपर भूतनी सवार हो गई, वो सोफा बजा बजा के गीत लिख रही। अब उन्हें कैसे हम समझाएं कि मुझे 2:30 बजे रात को इस गीत का जब आया है तो मैं क्या करूं बताइए। अब मैं पेन ले लेके सोच के तो नहीं लिख सकती हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि हम जा रहे हैं कहीं किसी रिश्तेदार के घर, मेरे दिमाग में लॉन्ग ड्राइव में है, कुछ आ रहा, फिर फटाफट मैं उसको वॉइस नोट में मोबाइल में सेव कर लेती हूँ, पेन कागज नहीं रहता है। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा ये बातचीत, और खत्म करने का तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन समय अपनी गति से बढ़ रहा है। तो देवदत्त जी, आज 15 अगस्त है, हम 74वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। तो देश की जनता, देश की श्रोता आपसे देश के नाम कुछ संदेश सुनना चाहे कि वो गद में दीजिए या पद में दीजिए। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में बांधिए समा को। एक दो मुक्तक सुना देता हूँ पहले मैं। बिल्कुल, स्वागत है जी, स्वागत है। कि एक मुक्तक पहले सुनिए कि बन सकता जो मैं सबका सहारा तो अच्छा होता, बन सकता जो मैं सबका सहारा तो अच्छा होता, और हर कोई करता हंस हंस के गुजारा तो अच्छा होता, और दूसरों को उजाले बांटने के वास्ते देव तू तोड़ लाता फलक से कोई तारा तो अच्छा होता, तू तोड़ लाता फलक से कोई तारा तो अच्छा होता। और एक और 4 पंक्तियां, एक गीत की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि मुखड़ा ही सुन लीजिए कि संघर्षों की राह कठिन है, संघर्षों की राह कठिन है, लेकिन फिर भी चलना होगा, उजियारे की चाह अगर है दीपक बनके जलना होगा, उजियारे की चाह अगर है दीपक बनके जलना होगा। और देश के लिए, देश कैसा होना चाहिए सुनिए कि हमको धरती सितारे गगन चाहिए, हमको धरती सितारे गगन चाहिए, जहां से प्यारा हमारा वतन चाहिए, कांटे ना कांटों की अब चुभन चाहिए, फूल जिसमें खिले ऐसा चमन चाहिए, हमको धरती सितारे गगन चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। राघव जी कुछ आप भी सुना दीजिए। राघव जी से तो कुछ क्या सुनना, इनको तो जो सुनो कुछ सुनाइए, लेकिन थोड़ा सा। चलिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। तो मैं बस प्रणाम करता हूँ, अपने तिरंगे को प्रणाम करता हूँ, जवानों को प्रणाम करता हूँ, उन दिशाओं को प्रणाम करता हूँ, उस माटी को प्रणाम करता हूँ। इस छंद के माध्यम से बस एक प्रणाम उन तक पहुंचे मेरा। कि आन बान और शान, आन बान और शान, मातु भारती का बान, 3 रंग के विधान ध्वज को प्रणाम है। आन बान और शान, मातु भारती का मान, 3 रंग के विधान ध्वज को प्रणाम है। खेत क्यार खलिहान, कर्मशील वो किसान, वीर देश के जवान, रज को प्रणाम है। और गंगा को प्रणाम मेरा, कि गंगा को प्रणाम मेरा, वंदन हिमालय का, सिंधु हिंद अवध व ब्रज को प्रणाम है। और भारती में कोटि कोटि गीत गाऊं, कि भारती की आरती में कोटि कोटि गीत गाऊं, विविध रंगों की सज धज को प्रणाम है, विविध रंगों की सज धज को प्रणाम है, विविध रंगों की सज धज को प्रणाम है। तो मेरा प्रणाम एक छंद या एक मुक्तक और हो जाए राघव जी। चलिए, मैं एक छोटी सी कविता, एक छोटा सा
रख देता हूँ कुछ पंक्तियां आपके सामने। जी अब अपने कुछ पंक्ति कवि कुल की तरफ से रख देता हूँ, कवि कुल की तरफ से रख देता हूँ कि कवियों का एक महती भूमिका होती है किसी भी राष्ट्र के प्रति, और जो करुण जी और सभी रसों में कविताएं करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो फिर अंगार भी उगलने लगते हैं कि जिन नैनों से बिल्कुल जलधार बही, जिन नैनों से जलधार बही अंगार भी वो ले सकते हैं, जिन नैनों से जलधार बही अंगार भी वो ले सकते हैं, जो उंगली आंख उठी कोई प्रतिकार भी वो ले सकते हैं। वाह इस क्या मुक्त बात गगन में, इस मुक्त गगन में, इस मुक्त गगन में उड़ने का अधिकार भी वो ले सकते हैं, है प्रेम गीत जिन होठों पर हुंकार भी वो ले सकते हैं, और बंदर घुड़की देने वालों तुम बस इतना याद रखो, कलम गही जिन हाथों ने तलवार भी वो ले सकते हैं, तलवार भी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राघव जी की कविताएं सच में। मनीष भाई कुछ सुना दीजिए। चलिए ठीक है, मैं आज 15 अगस्त है तो मैं सोचता हूँ कि इस आजादी को पाने के लिए बहुत से लोग हमारे पूर्वज शहीद हुए, इस आजादी को बरकरार रखने के लिए बहुत हमारे जवान शहीद हो जाते हैं सीमा पे। अभी आपने देखा कि भारत चाइना के बॉर्डर पे हो रहा है, या पाकिस्तान हमेशा कुछ खुराफात करता रहता है। तो हमारे जो भाई शहीद होते हैं, उन शहीदों को याद करके कुछ दोहे लिखे थे मैंने, मैं वो दोहे आपको समर्पित करना चाहूंगा। स्वागत है। कि देश प्रथम कह कर उठा चला मुक्ति के धाम, देश प्रथम कह कर उठा चला मुक्ति के धाम, कुल का दीपक बुझ गया माँ भारत के नाम वो बादल, माँ भारत के नाम। सुंदर दोहा। एक दुआ और देखिए। क्या बात है, बहुत खूब। पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर, पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर, सरहद पर तज प्राण वो गया सभी से दूर, और बादल गया सभी से दूर। क्या बात है जी, बहुत धन्यवाद। एक दो और देखिए कि बहुत थोड़ा मार्मिक दुआ लगता है ये मुझे। पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर, पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर, माँ पागल हो खोजती कहाँ छिपा चित चोर, बादल कहाँ छिपा चित चोर। एक दुआ, अंतिम दुआ सुनाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पसंद किया। अभी लिखा था मैंने कि जब आपने देखा कुछ दिन पहले चाइना ने बॉर्डर पे हमारे कुछ 20 सैनिकों को धोखे से मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। हमने भी 43 मारे उनके, ऐसा नहीं था कि हमने छोड़ा उन्हें, हमने 43 डबल से ज्यादा मारे। तो कहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि अब हमने जवाब देना सीख लिया है, जो पहले ऐसा नहीं होता था। खासकर ये चाइना के बॉर्डर के लिए ऐसा लोग कहते थे, कह रहे ना वहां पे इंडस्ट्री लग सकती है, ना तो वहां पे कोई खेती हो सकती है, तो उस जमीन के लिए क्या झगड़ा लड़ाई करना। ये हमारे तरफ के बड़े बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स हैं इस तरह के। लेकिन अब हम एक एक इंच के लिए लड़ाई लड़ते हैं और दुश्मनों को छीन के लाते हैं उनसे, अगर वो गलत कर रहे हैं। तो एक दोहा वहां से लिखा था मैंने कि भारत ने सीखा अभी करके वर्षों भूल, भारत ने सीखा अभी करके वर्षों भूल, फूल मिले तो फूल दो, शूल मिले तो शूल, बादल शूल मिले तो शूल।
बहुत अच्छा है मनीष भाई, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत क्या अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मैंने कहा था, मतलब मैं जब पहली बार फेसबुक पे मनीष भाई के दोहे और गजल पढ़े मैंने, तो मैं सच में इतना अभिभूत हो गई। और बहुत अच्छा रहा ये आप सबका आना। इस तरीके से बातें तो बहुत रह गई, किताबें भी कुछ देवदत्त जी की भी आई होंगी। देवदत्त जी की कुछ किताबें आई हैं, हाथ में हो तो दिखा दीजिए देवदत्त जी। हाँ मैं दिखाता, लोगों को पता तो चले। ये मेरी मंत्र आंसू राघव के जी है। आपके भी जी। ये किताब मेरी, इसके 2 एडिशन आ चुके हैं। ये पहला एडिशन 2007 में आया अच्छा। था 6 में। उसके बाद ये जी। वापस परिदृश्य प्रकाशन से अच्छा रिस्पॉन्स मिला, फिर ये सेकंड एडिशन अभी आया है 1-2 साल पहले, मंत्र आंसू के। अच्छा। ये गीत और मुक्तक संग्रह है। हाँ, ये और मेरे ये पास बधाई में आप आपने लोग दिया को। था। और ये बहुत मेरी बहुत एक बधाई हास्य है। व्यंग की किताब आई है, भारत में सब चलता है। भारत में हास्य व्यंग संग्रह है, भारत में सब चलता है। और इस किताब का भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब देखते हैं चलिए आगे बढ़िया, क्या बढ़िया, बहुत होता बहुत बहुत बधाई आपको। शुभकामनाएं। बहुत बहुत है। और ये शुभकामनाएं आपको। इन दोनों किताब में सबसे बड़ी बात हो राघव गई कि अशोक जी ने इसके ऊपर कमेंट लिखा है, अशोक चक्रधर जी ने, दादा अशोक अच्छा। चक्रधर ने, कि प्रिय अरे वाह, देवदत्त देव को मेरी अनंत शुभकामनाएं, काव्य आकाश में जगमगाएं। तो ये बहुत मेरे लिए सुंदर। बहुत बहुत बड़ा बहुत चलिए अचीवमेंट है बहुत दोनों बढ़िया। किताब। आगे आने वाली किताबों के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। राघव जी आप भी दिखा दीजिए क्या क्या है आपके भंडार में। मैं गीतों किताब के ऊपर कुछ काम भी कर किताबें रहा हैं हूँ। मेरे हाथ में। अगर मैं राघव जी, आप और मनीष जी से मेरा निवेदन है, अगर आप कुछ अपने गीत मुझे भेज दें, 5-5 गीत, तो मैं जी गीत की जी जी। किताब पे काम कर रहा हूँ। परिदृश्य प्रकाशन के थ्रू ही वो गीत की किताब आने वाली है, तो आप अच्छा, भेज दें तो बहुत अच्छी जी किताब है वो। अवश्य, उसमें देश के सब अवश्य टॉप अवश्य, गीतकार हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल। अभी देखिए ये राघव जी। जैसे किताबें तो कुछ है मेरे पास अभी, जो कुछ मुझे अभी मिल गई थी मेरी अलमारी में रखी हुई, बाकी तो इधर उधर होंगी कहीं ना कहीं। ये एक भावों की हाला है, मेरे ख्याल से शायद प्रकाशन में पहले ही मेरी पहली किताब ही होगी, काफी पहले छपी थी। तो इसमें कुछ रचनाएं हैं अपनी, सारे ताजा संग्रह हैं ये सारे ज्यादातर। और ये व्हाट्सएप का ये ग्रुप था जिसने हमारी ये भावों की हाला, एक पाठशाला करके हमारा समूह चलता था, तब ये निकाली थी। हाँ और जी। इसके बाद जब केदारनाथ में एक त्रासदी हुई थी, उसमें कुछ शब्द पुष्प हाँ अर्पित किए गए थे, श्रद्धा के सुमन। तो ये मेरी एक पुस्तक है जिसमें मेरी कुछ कविताएं हैं, उन्हीं के प्रति हैं जो उस प्राकृतिक आपदा में अपना मतलब परलोक गमन कर गए, खोए। उन लोगों के लिए। जी। और इसी तरह से एक ये निर्जर परिवार की एक पुस्तक है जिसके अंदर बहुत सारी रचनाएं हैं, गजल संग्रह है बेसिकली। तो इसके अंदर कुछ हैं, कुछ ये खनकते आखर है, इस तरह के काफी कुछ और भी साझा संग्रह हैं। और बाकी कुछ पे काम चल रहा है, आते रहेंगे धीरे धीरे, आप सभी लोगों का स्नेह बहुत मिलता बहुत रहेगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भी साझा संग्रह में कुछ हैं। और आजकल लंदन की एक पत्रिका पुरवाई में मेरा 3 बार मेरे गीत गजल दोहे छप चुके हैं। अरे क्या तो मनीष बहुत भाई भी बहुत पिछले बहुत हफ्ते मनीष भाई के गीत गजल भी 3 गजल पिछले हफ्ते लंदन की पुरवाई में छपे। और जी। एक किताब पे मेरा भी काम हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े। ये बात तो खत्म नहीं होने वाली, वो भी कभी बिल्कुल हम खत्म नहीं जैसे होने लोगों वाली। के जिनके पास शब्दकोश का भंडार है बिल्कुल जिनके सही पास। बात और हमसे जो लोग जुड़े उन सभी को मैं फिर से बहुत हम सारों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, आभार देती हूँ। आप सबका भी बहुत बहुत आभार मुझसे जुड़ने के लिए। देखते रहिए नंदिनी के साथ, आपकी बात नंदिनी के साथ। और कल इस एपिसोड में हम लाएंगे लंदन के 3 बड़े कवि, एक ऐसे कवि जिसको वहां के महारानी ने स्वयं पुरस्कृत किया है, और ऐसे कवि जिनको राष्ट्रपति और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने भी, राज्यपालों ने भी सम्मान दिया है। मैं 3 ऐसे कवि को लेकर के लंदन के कल के एपिसोड में हाजिर हो रही हूँ, उनकी जिंदगी के पहलू के बारे में बात करेंगे। है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद। मातरम। जय हिंद, वंदे वंदे मातरम। मातरम। नमस्कार। नमस्कार।